वो कैदी जिनको सजाए मौत सुना दी गई है, उनको किसी भी वक्त जब उनका टाइम आएगा तो उनको हैंग कर, उनकी नफ्सियाती हालत में और आम जो वहाँ पे बाकी कैदी हैं उनके मेंटल स्टेट में क्या फर्क? जो मेजॉरिटी कैदी जो कि डेथ रो एक्सपीरियंसेस पे हैं, वो मेजॉरिटी लो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं। उनकी अगर हम एजुकेशनल बैकग्राउंड देखें तो वो भी बहुत डिसएडवांटेज होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें उनके जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं उसमें बहुत सी इनइक्वालिटीज, पॉवर्टी और अब्यूज, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। सूनर और लेटर उसको सजाए मौत दे दी जाएगी या सूनर और लेटर उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी विद इन दैट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, विद इन दैट सोशल आइसोलेशन। तो डेफिनेटली उसके एक्सपीरियंसेस या उसकी एक साइकोलॉजिकल हेल्थ बहुत मुख्तलिफ होगी। जब हम बात करते हैं उन प्रिजनर्स की जो कि डेथ रो पे है, दे नेवर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गेट आउट ऑफ दैट एंटिसिपेटेड स्ट्रेसर ऑफ द एंटिसिपेटेड डेथ। ठीक है, कॉन्स्टेंटली वो तलवार उनके सर के ऊपर लटक रही है ना, वो कभी भी उस स्ट्रेसर से ही नहीं निकल पाते। मौत की तारीख तय होती, लाइक किसी को ये बता दिया जाए कि आपको फलां दिन फलां वक्त में फांसी दे दी जाए, वो जो एक गिनती के दिन होते हैं वो एक डेथ रो के कैदी के दिमाग पे क्या नफ्सियाती असर है। किसी इंसान को ये बता दिया जाता है उसकी ज़िंदगी के इतने दिन रह गए हैं, तो उस टाइम पे हमारा दिमाग प्रोसेसेस इन अ वेरी डिफरेंट मैनर दैट वी एक्चुअली कैन थिंक। ये अपॉर्चुनिटी हमारे यहाँ डेथ रो के कैदियों को पाकिस्तान में दी जानी चाहिए। डेफिनेटली जो जेल का अमला है जिसमें ऑब्वियसली गार्ड्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, फांसी देने वाले जो अहलकार हैं जिनको हम अपनी आम फहम जुबान में जल्लाद कहते हैं, तो उन पर क्या असर होता है नफ्सियाती तौर पर? मौत की सजा पाने वाले जो कैदी हैं जो डेथ रो के ऊपर, उनमें मायूसी एंड उम्मीद, ये जो दो लफ्ज हैं, ये नफ्सियाती तौर पे आप इनको कैसे डिस्क्राइब, क्या ये पॉसिबल है? वो झूलते हैं इन दोनों के दरमियान में? जो कैदी सजाए मौत में हैं उनके लिए सिर्फ दो ही कंडीशंस है ना। एक कंडीशन ये है कि या तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हमें मरना है, हाँ ठीक है, जिनके होपलेसनेस, और दूसरी कंडीशन है कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ राना अली ज़ुहैब और हाजिर हूँ आज एक नए मौजू एंड नए मेहमान के साथ। आज का जो मौजू है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो सजाए मौत के कैदी हैं, डेथ रो के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन उनकी नफ्सियाती हालत बाकी कैदियों से कैसे मुख्तलिफ है। ये जानना हमारे लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना उन लोगों के लिए भी जानना ज़रूरी है जिनकी फैमिलीज़, जिनके रिश्तेदार, जिनके बच्चे, जिनके घर वाले भी उसी ट्रॉमा से गुजरते हैं जिस ट्रॉमा से वो कैदी गुजरता है। इनकी नफ्सियाती हालत बाकी कैदियों से कैसे मुख्तलिफ होती है, उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस सब पर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रुहमा बिनते शहजाद, जो कि एक रिसर्चर हैं, उसके साथ साथ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपसे मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि डेथ रो, इसका मतलब ये है कि सजाए मौत के मुंतज़िर कैदी, वो कैदी जिनको सजाए मौत सुना दी गई है, उनको किसी भी वक्त जब उनका टाइम आएगा तो उनको हैंग कर दिया जाएगा, उनकी नफ्सियाती हालत में और आम जो वहाँ पे बाकी कैदी हैं उनके मेंटल स्टेट में क्या फ़र्क है? अच्छा, सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं ऐसे कैदियों की जो कि डेथ रो पे हैं या सजाए मौत पे हैं, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कैदी आते किस बैकग्राउंड से है, किस सिस्टम से, किस स्ट्रक्चर से आते हैं। तो जो मेजॉरिटी कैदी जो कि डेथ रो एक्सपीरियंसेस पे हैं, वो मेजॉरिटी लो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं। उनकी अगर हम एजुकेशनल बैकग्राउंड देखें तो वो भी बहुत डिसएडवांटेज होती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें उनके जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं उसमें बहुत सी इनइक्वालिटीज़, पॉवर्टी और अब्यूज़, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो डेथ रो है दैट, या फिर जो डेथ पेनल्टी है, दैट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कमिटिंग अ क्राइम, इट इज़ अ एक्यूमुलेटेड इफेक्ट ऑफ द लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस। ठीक है, क्योंकि एक बच्चा आप देखें पैदाइश से
अगर निगलेक्ट का शिकार है, अब्यूज़ का शिकार है, पॉवर्टी का शिकार है, तालीम भी उसको नहीं मिली, कितनी ज़्यादा इसमें मल्टी डायमेंशनल जो हैं वो इनइक्वालिटीज़ हैं और डिसएडवांटेज कंडीशंस हैं। तो अब उसने वो एक अपने लिए सर्वाइवल स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की, ठीक है? तो आई एम नॉट सेइंग दैट ही अडॉप्टेड अ राइट चॉइस, दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट डिबेट कि उसने जो किया वो क्या किया, सही किया, गलत किया, वो एक कम्प्लीटली अलग डिबेट है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल स्ट्रक्चर, द ओवरऑल सिस्टम जो कि इस फिनोमिना को इमर्ज करता है, ठीक है? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो कैदी डेथ रो के ऊपर है या जो डेथ पेनल्टी है, this is not just about committing a single crime, it is an accumulated effect of the lifelong experiences that a person faces since its childhood, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें साइकोलॉजिकली, तो साइकोलॉजिकली डेफिनेटली अगर हम दो कैदियों का तसव्वुर करें, एक कैदी जिसको पता है जी कि वो चंद अरसे बाद, 10 साल बाद या व्हाटसोएवर जितना भी टाइम है उसके बाद उसकी सज़ा ख़त्म हो जाएगी और वो बाहर निकल जाएगा, और एक हम उस कैदी की बात करें कि जिसको पता है कि उसने यहाँ से बाहर नॉर्मल ज़िंदगी में नहीं आना, सूनर और लेटर उसको सज़ाए मौत दे दी जाएगी या सूनर और लेटर उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी विद इन दैट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, विद इन दैट सोशल आइसोलेशन, ठीक है? तो डेफिनेटली उसके एक्सपीरियंसेस या उसकी एक साइकोलॉजिकल हेल्थ बहुत मुख्तलिफ होगी एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल और एज़ कम्पेयर टू अदर प्रिजनर्स, ठीक है? तो उसमें हमें स्ट्रेस भी देखने को मिलेगा, हमें उसमें ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी देखने को भी मिलेगा, एंजाइटी भी देखने को मिलेगी, और एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात ये है कि उनमें हमें सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी नज़र आएंगी, ठीक है? अब ये चीज़ शायद बहुत से लोगों के लिए जो है वो नहीं हो कि जब एक बंदे को सज़ाए मौत सुना दी गई है तो वो सुसाइड क्यों ही करेगा, ठीक है? हालांकि दिस इज़ एन एक्चुअल फिनोमिना, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ग्लोबली आपको इसका एविडेंस मिलेगा कि जो लोग सज़ाए मौत पे होते हैं, डिस्पाइट ऑफ नोइंग द फैक्ट कि उनको सूनर और लेटर सज़ाए मौत दे दी जाएगी, डिस्पाइट ऑफ नोइंग द फैक्ट दैट सुसाइडल अटेम्प्ट और टेकिंग योर लाइफ थ्रू सुसाइड is restricted in the legal system of the Pakistan under the Penal Code 325, they still take their life, they still try to take their life. Why? Because they want to stop or they want to put an end to the emotional or the psychological burden they are carrying and their families are carrying, ठीक है? क्योंकि देखें, आप रोज़ एक चीज़ से मर रहे हो, आप रोज़ एक चीज़ से मर रहे हो ना, कि आपको जो है वो आज नहीं तो कल सज़ाए मौत दे दी जाएगी। अब अगर हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की बात करें ना, तो यूजुअली ये वो फिनोमेना होता है जिसको हम वॉर्स के साथ या डिज़ास्टर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, लेकिन उसमें वॉर्स में, डिज़ास्टर में या आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस में जब हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की बात करते हैं तो उसमें वी हैव एन अपॉर्चुनिटी और वी कुड हैव एन अपॉर्चुनिटी and a possibility या probability of recovering from that disorder or from stress. क्यों? क्योंकि आपने एक दफ़ा वो एक्सपीरियंस किया, आप उसके बाद वहाँ से निकल गए और आप हेल्प लेके उस चीज़ को रिकवर कर सकते हो, ठीक है? वो जो एक कांस्टेंट स्ट्रेसर है, स्ट्रेस बेसिकली कहाँ से आता है कि आपको कोई स्ट्रेसर होता है, ठीक है? वो स्ट्रेसर कुछ भी हो सकता है। बच्चों के लिए अगर मैं आसान ज़बान में बात करूँ ताकि सब लोगों के लिए समझने में आसानी हो, कि बच्चों के लिए एग्ज़ाम डेट शीट आना एक स्ट्रेसर हो सकता है, ठीक है? इंग्लिश में बात करना एक स्ट्रेसर हो सकता है, स्टेज पे कोई बुला ले सवाल पूछने के लिए वो स्ट्रेसर हो सकता है, ठीक है? कोई माँ बाप ने कोई सवाल पूछ लिया या कुछ कर लिया, मुख्तलिफ स्ट्रेसर्स हैं, ठीक है? ये मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेसर्स हैं। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जब हम वॉर्स और डिज़ास्टर की बात करते हैं तो उसमें वॉर और डिज़ास्टर स्ट्रेसर है कि आपको लगता है कि कुछ हो ना जाए। जब आप उस जोन से निकल गए, आप उस एक स्ट्रेसर के अंदर से निकल गए, तो यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रिकवर फ्रॉम दैट पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। लेकिन जब हम बात करते हैं उन प्रिजनर्स की जो कि एक डेथ रो पे है, दे नेवर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गेट आउट ऑफ दैट एंटिसिपेटेड स्ट्रेसर ऑफ द एंटिसिपेटेड डेथ, ठीक है? कॉन्स्टेंटली वो तलवार उनके सर के ऊपर लटक रही है ना, वो कभी भी उस स्ट्रेसर से ही नहीं निकल पाते, तो जिसकी वजह से दे नेवर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गेट
heal from the stress, from the anxiety or from the different psychological experiences they face. ठीक है, मतलब कि it's not about a single or multiple episodes of stress, it's like living constantly under the stress. ठीक है, सो आप अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदा या एक आम कैदी जिसको पता है कि ही वुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लिव अ नॉर्मल लाइफ, तो वो उसकी क्या सूरत हाल होगी, और एक बंदा हु इज़ कॉन्स्टेंटली लिविंग अंडर द स्ट्रेस ऑफ द एंटिसिपेटेड डेथ और उसको पता है कि ही कैन नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एस्केप, तो उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ क्या होगी। अच्छा, इसके साथ ही दूसरा सवाल आपसे जी ये जी है कि जैसे आपने बताया बड़ा ब्रीफली, और ये बड़ा एक आई ओपनिंग ओपनर है सबके लिए। एक शख्स वो है जिसको ये पता है कि उसने चंद दिनों के बाद निकल जाना है, वो कहीं ना कहीं पे उसके अंदर एक आस, एक उम्मीद जो है वो जगी रहती ऐसे ही है। और सेकेंडली एक शख्स वो है जिसे ये पता कि नहीं भाई ज़िंदगी ख़त्म होगी तो यहाँ से बाहर निकलेंगे। जब मौत की तारीख तय होती है, लाइक किसी को ये बता दिया जाए कि आपको फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त में फांसी दे दी जाएगी, वो जो एक गिनती के दिन होते हैं वो एक डेथ रो के कैदी के दिमाग पे क्या नफसियाती असर डालते हैं? अच्छा, जब किसी इंसान को ये बता दिया जाता है कि उसकी ज़िंदगी के इतने दिन रह गए हैं या इस दिन इस वक्त पे जो है वो आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी जाएगी, तो उस टाइम पे हमारा दिमाग प्रोसेसेस इन अ वेरी डिफरेंट मैनर दैट वी एक्चुअली कैन थिंक। ठीक है, एक इसमें मैं बड़ा इंटरेस्टिंग आपके साथ ना शेयर करूँगी एक्सपीरियंस कि एक दफ़ा हम कुछ दोस्त अहबाब एक बड़ी इनफॉर्मल गैदरिंग में बैठे हुए थे, तो मैंने अपने तमाम दोस्तों से एक सवाल पूछा कि अगर आपको पता चल जाए कि कल आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी या आपके पास ज़िंदगी के सिर्फ 24 घंटे रह गए हैं, तो आप लोग क्या करेंगे? ठीक है, एंड मेजॉरिटी ऑफ माई फ्रेंड्स रिस्पॉन्डेड कि मैं ये भी करना चाहूँगा, मैं ये भी करना चाहूँगी, मैं ये भी करूँगी, मैं सबको बुला लूँगी, मैं एक गैदरिंग जो है या एक पार्टी थ्रो करूँगी, उस पर मैं तमाम लोगों को बुलाऊँगी ताकि जो है वो मैं सबसे एक दफ़ा मिल सकूँ। ठीक है, मैं सबसे एक दफ़ा मिल सकूँ, जो जो चीज़ मैंने नहीं की हुई मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो करूँ। किसी ने कहा कि मैं सबको एक बहुत हार्ट वार्मिंग मैसेज भेजूँगा सबको थैंक्स कहने के लिए। आप ये देख रहे हैं कि ये जो डिफरेंट रिस्पॉन्सेज थे ना, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ऑफ प्रिपरेशन फॉर द डेथ। ठीक है, अब अगर हम बात करें ना हिस्टोरिकली, तो हिस्टोरिकली एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जो है वो हम पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं आर्स मोरियन डाई। ठीक है, आर्स मोरियन डाई की ट्रांसलेशन है द आर्ट ऑफ डाइंग और द आर्ट ऑफ गुड डाइंग। ठीक है, अब ये जो आर्स मोरियन डाई है ना, ये गुड डाइंग के कंसेप्ट को किस तरह से एक्सप्लेन करता है। ये कहता है जी कि तमाम इंसानों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए in which they prepare to give their soul, या फिर वो अपनी सोल हवाले कर दें to the divine power, to the God और to Allah, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, in the presence of the family with faith and not fear। ठीक है, ये आर्स मोरियन डाई में गुड डेथ का कंसेप्ट है कि एक ऐसी मौत हर इंसान का हक है जिसमें उसको उसकी फैमिली मेम्बर, उसके लव्ड वंस के पास एक तैयारी के साथ वो दुनिया से जाए इन गुड फेथ एंड नॉट फियर। ठीक है, और वो अपनी सोल को जो है वो अपनी डिवाइन पावर के हवाले कर दे। ठीक है, एक डिग्निफाइड डेथ। दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ गुड डाइंग। अब आप मुझे खुद बताएं कि जो एक इंसान डेथ रो पे है उसको इनमें से क्या अपॉर्चुनिटी दी जाती है? कोई भी नहीं। ठीक है, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। ठीक है, कि हमने बात की इन दी प्रेजेंस ऑफ फैमिली, उसको वो प्रेजेंस भी नहीं मिली। जो मैंने ये एक आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैंने तमाम अपने दोस्तों से पूछा कि अब हालांकि उनको भी बता दिया गया कि लाइक हमने बेशक एक सोशल एक्सपेरिमेंट काइंड ऑफ थिंग की, या एक मैंने उनसे सवाल पूछा, हो सकता है कि जब चीज़ें एक्चुअल में सामने आए तो वो इससे इंटेंस हो, डिफरेंट हो, बट what people want to do, people want to meet their loved ones, people want to do the things they have not done in the past। ठीक है, ताकि उनको कोई रिग्रेट ना रहे। ठीक है, लेकिन जब एक बंदा डेथ रो पे होता है उसको इनमें से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। इंस्टेड ऑफ फेथ ही गोज विद फियर। ठीक है, उसकी फैमिली उसके साथ नहीं होती, ही डिड नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू से लास्ट गुड बाइज।
to their loved one, to their families, and to have a good dignified death. ठीक है, तो डेफिनेटली जब एक इंसान को, ऐसे इंसान को जो कि एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है या सोशल एक्सक्लूजन में है, उसको पता चलेगा कि उसकी एक मुकर्ररा वक्त पे या मुकर्ररा दिन पे जो है वो उसको सज़ाए मौत दी जाएगी, तो इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द डेथ वो रिग्रेट फील करेगा फॉर द थिंग्स ही हैज़. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द thing or the act for which he is in the prison. I'm talking about his overall life. ठीक है, हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के रिग्रेट्स होते हैं ना, तो वो उन तमाम चीज़ों के बारे में सोचेगा, उन तमाम लाइफ चॉइसेस के, और वो साइकोलॉजिकली उसको किस तरह से इफ़ेक्ट करेंगी. ठीक है, सो दैट इज़ हाउ द साइकोलॉजिकल हेल्थ और द ब्रेन प्रोसेसेस ऑफ अ प्रिजनर हु इज़ ऑन द डेथ रो. और जब उसको बताया जाता है कि आप एक मखसूस दिन पे मखसूस वक्त में जो है वो इस दुनिया से चले जाएंगे. ये बेसिकली बहुत आपने गहरी बात की है, जिसमें आपने एग्जांपल भी दी है उसकी कि अपनी रूह को या सोल को विद फेथ एंड नो फियर, किसी भी खौफ के साथ, बगैर खौफ के ईमान के साथ आप उसके हवाले करें. लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि खौफ के साथ, खौफ के बगैर नहीं, खौफ के साथ, ईमान के साथ, बट फैमिली के साथ ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती. तो क्या एक आम शहरी होने के नाते आपका क्या ख्याल है, क्या ये अपॉर्चुनिटी हमारे यहाँ डेथ रो के कैदियों को पाकिस्तान में दी जानी चाहिए? डेफिनेटली, क्योंकि देखिए जब मैंने ये बात की हार्श मोजेंटाई के कंसेप्ट की, तो मैंने कहा कि इट इज़ अ डिग्निफाइड डेथ इज़ अ राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग. ठीक है, सो अगेन वी वुड नॉट गो इनटू द डिबेट कि आया उसका क्राइम क्या था, या उसने सही किया, या उसको सही जो उसने क्राइम किया उसके लिए उसको सजा मुकर्रर कर दी. हाँ, कि उसको सही सजा दी गई या गलत दी गई. वी वुड नॉट गो इनटू दैट डिबेट. बात यह है कि सजा हो गई, फैसला सुना दिया गया, तो डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी उस इंसान को मिलनी चाहिए कि वो विद डिग्निटी, विद फेथ इन द प्रेजेंस ऑफ द फैमिली में, डेफिनेटली वो फैमिली मेम्बर्स के लिए एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन लेट दैट चॉइस बी द चॉइस ऑफ द प्रिजनर एंड हिज फैमिली. ठीक है, आप उसको इम्पोज ना करें कि बच्चों के सामने या बीवी के सामने या घर वालों की, बिकॉज वो फिर एक और उनके लिए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होगा कि एक बीवी के सामने, एक माँ बाप के सामने, एक बच्चे के सामने उसके बाप को या किसी भी फैमिली मेम्बर को जो है वो फांसी दी जाए. वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट फिर एक और चीज़ उनके लिए प्रॉब्लमेटिक या साइकोलॉजिकली इफेक्टिंग होगी. बात यह है कि उनको चॉइस दी जाए. ठीक है, लेट द डिसीजन बी. अगर वो चाहते हैं तो कर दिया जाए, अगर नहीं चाहते तो लेट दैट डिसीजन बी द डिसीजन ऑफ द प्रिजनर एंड हिज फैमिली. अच्छा, इसमें डेथ रो के जो कैदी हैं उनको सामने रखते हुए फिर एक ऐसे कैदी को जब फांसी दी जाती है उसको सामने रखते हुए अब अगला सवाल ये है कि जो जेल का अमला है, जिसमें ऑब्वियसली गार्ड्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, फांसी देने वाले जो अहलकार हैं, जिनको हम अपनी आम फहम जुबान में जल्लाद कहते हैं, तो उन पर क्या असर होता है इसका नफ्सियाती तौर पर? क्या वो इफेक्ट होते हैं इससे? अच्छा देखिए, जब हम बात करते हैं ना किसी भी स्टाफ मेंबर की, बेशक वो डॉक्टर हो, बेशक वो जल्लाद हो, बेशक वो गार्ड हो, कोई भी हो, ठीक है, हम ये भूल जाते हैं कि वो इंसान भी है. ठीक है, एक इंसान क्या है? इंसान एक ह्यूमन बीइंग को या एक इंसान को इंसान क्या चीज़ बनाती है? उसके इमोशंस, ठीक है, उसके एहसासात, उसकी चीज़ों को महसूस करने की जो एक सलाहियत है वो. ठीक है, अगर आप लोग मतलब ये सोचें ना कि अगर कोई इंसान किसी चीज़ को फील ना करे या बहुत ही इमोशनली अनअवेलेबल हो जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये तो बेहिस है. ठीक है, यही कहते हैं ना, किसी किस्म की कोई इंसानियत नहीं है, जज्बात नहीं है, इंसानियत नहीं है. यानी कि इंसान को इंसान क्या चीज़ बनाती है? जो हमारी बेसिक नीड्स हैं या जो बाकी हमारी चीज़ें लाइफस्टाइल हैं, वो तो हमारे में और जानवरों में सेम है ना. ठीक है, इंसान को इंसान क्या बनाती है? उसकी अक्ल, उसका शऊर और उसके इमोशंस, ये चीज़ बनाती है. ठीक है, तो जब भी हम किसी स्टाफ की या जेल के स्टाफ की बात करते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो एक इंसान भी है. ठीक है, लेकिन अब होता क्या है कि ओवरऑल हमारा माशरा इस तरह का है
कि हम एक रेस में हैं, द रेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, और हमें लगता है कि हमें सिस्टम का पार्ट बनने के लिए चीज़ों को अपने ऊपर तारी लागू करना करना ही है। पड़ना है, सवार करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल, बल्कि दो एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि अगर हम डॉक्टर्स की एग्जाम्पल लें तो एक डॉक्टर जो अपना मेडिकल का प्रोफेशन स्टार्ट करेगा या हाउस जॉब में है तो शायद वो खून कहीं पे किसी इंसान का दे के वो बेहोश हो जाए, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम या जैसे जैसे वो अपना करियर डेवलप करता है तो वो उसमें क्या होता है, इमोशनल नमनेस क्रिएट हो जाती है, उसको वो खून देख के अब फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लाइकवाइज अगर हम मीडिया पर्सोनल की बात करें तो जब एक बंदा मीडिया में रिपोर्टिंग स्टार्ट करता है या फिर वो अपना करियर बनाना स्टार्ट करता है तो इनिशियली कोई भी न्यूज़ या खुदा ना खास्ता कहीं पे ब्लास्ट हुआ है, कोई डिज़ास्टर आया है, वो चीज़ उसको इफ़ेक्ट करेगी। लेकिन जैसे जैसे वो अपने करियर में एडवांस करता जाएगा और मल्टीपल टाइम्स रिपीटेडली उस चीज़ को रिपोर्ट करेगा, एक स्टेज आएगी कि उसको वो चीज़ें असर नहीं करेंगी, यानी कि उस इंटेंसिटी पे वो इम्यून हो गया है। उससे बड़ी कोई चीज़ होगी तो उसको फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। राइट। और आम अल्फाज में बात करूं तो हमारे खाने पे भी ये चीज़ लागू होती है, ठीक है। अगर कुछ लोग जो कि स्मोकिंग करते हैं या फिर कोई भी इस तरह की चीज़ करते हैं, एक स्टेज आती है कि उनमें एक नमनेस क्रिएट हो जाती है, उनको उससे ज़्यादा कोई इंटेंस चीज़ चाहिए जो उस पर फ़र्क डालेगी। बिल्कुल। लाइकवाइज जब हम जेल के स्टाफ की बात करते हैं, बेशक वो गार्ड हो, बेशक वो जल्लाद हो, वो वहाँ पे सिस्टम का हिस्सा है, वो वहाँ पे रह रहे हैं। इनिशियली वो चीज़ उनको इफ़ेक्ट करती है, ठीक है, कि आपके सामने किसी को फांसी दी जा रही है, किसी को जो है वो जल्लाद लेके जा रहा है या जल्लाद के हवाले किए जा रहा है, वो सारा प्रोसेस देख के उनमें भी जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है वो जन्म लेता है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, जो मैंने आपको बात की कि जो एक हम रेस में हैं कि द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हमें लगता है कि वी आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर जॉब। जिस इम्प्रेशन की वजह से या जिस सोच की वजह से पीपल डू नॉट गेट इट रिलीव, ठीक है, हम उसको बाहर नहीं निकालते, हम कहते हैं कि ये तो हमारी जॉब का हिस्सा है और ये आज हुआ, और अगर हम, मेरे ख्याल से हम निकाल भी लेना तो शायद हमें लोगों से ये सुनने को मिले कि इसमें तो आपको यही देखने को मिलेगा, ठीक है, कि अगर कोई बंदा डॉक्टर है और वो घर जाके शिकायत करे अपने घर वालों से या रोना शुरू कर दे कि आज मैंने इतना खून देख लिया और बेहोश हो जाए, तो शायद उसके सारे जो कोलीग्स हैं और घर वाले हैं वो उसको कहें कि ये तो तुम्हें रोज़ देखना पड़ेगा, इसमें और मेडिकल के प्रोफेशन में या बीइंग अ डॉक्टर तुम और क्या एक्सपेक्ट करती हो या करते हो, ठीक है, तो शायद हमें रिस्पॉन्स भी वो मिले। तो अब उससे होता क्या है कि जब रिपीटेडली वो उस चीज़ को देखते रहते हैं, तो जैसे डॉक्टर की या मीडिया पर्सनल की मैंने आपको एग्जांपल दी, इवेंचुअली दे कम टू द स्टेज ऑफ इमोशनल नमनेस, ठीक है, उनको उन चीज़ों से फिर फ़र्क नहीं पड़ता, उनको उससे ज़्यादा कोई इंटेंस चीज़ चाहिए उनको फ़र्क डालने के लिए। अब जब ये इमोशनल नमनेस क्रिएट करती है तो ये, इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि दे नॉर्मलाइज द वायलेंट बिहेवियर, ठीक है, वो गार्ड से लेके वो जल्लाद तक जितना भी जेल का पर्सोनल है, स्टाफ है, उनके अंदर ये बिहेवियर नॉर्मलाइज हो जाता है क्योंकि इमोशनल नमनेस क्रिएट हो गई है, ठीक है। फिर वो अपने घरों में भी, अपने बच्चों में भी, बीवी में भी उस तरह का बिहेवियर अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने प्रोसेस नहीं किया ना, उन्होंने उसको रिलीव नहीं किया, प्रोसेस नहीं किया। अब एक बच्चा जो कि अगेन, जो मैंने आपको स्टार्ट में एक बात की थी कि बच्चे किस बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, चाइल्डहुड ट्रॉमास, ठीक है, पोवर्टी, डिप्रिवेशंस इन द चाइल्डहुड। अब अगेन वो जो पर्सोनल है या वो स्टाफ है अपने बच्चों पे वो एंगर, वो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, वो अनरिजॉल्व जो ट्रॉमा है उसको निकालेगा, तो अगेन वो बच्चा क्या करेगा, उस बच्चे में भी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आएंगी, उस बच्चे में भी अर्ली यूजेज ऑफ ड्रग अब्यूज़ आएगा, उस बच्चे में भी जो है वो एंगर प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि उसने भी अपने घर में वो बिहेवियर देख के नॉर्मलाइज कर लिया ना। तो इट बिकम्स अ साइकिल, अनस्टॉपेबल साइकिल, जिसमें हम घूमते रहते हैं और वो इस तरह की बिहेवियर्स या इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं। सही। अच्छा, ये बताइए रुहमा साहिबा, मौत की
सज़ा पाने वाले जो कैदी हैं जो डेथ रो के ऊपर, उनमें मायूसी एंड उम्मीद, ये जो दो लफ्ज़ हैं, ये नफसियाती तौर पे आप इनको कैसे डिस्क्राइब करें? क्या ये पॉसिबल है? वो झूलते हैं इन दोनों के दरमियान में, कभी किसी वक्त वो मायूसी का उन पर तारी हो जाती है, किसी वक्त कहीं पे उनको ये पता चले कि जी आपकी सज़ा को काउंटर करने के लिए आपके हक में कोई एक सबूत जो है वो पुलिस को मिल गया है या अदालत में जमा हो रहा है, तो एक उम्मीद पैदा हो जाती है। इस दौरान वो जो एक नफसियाती झूला है वो कैसे इफेक्ट करता है उनको? अच्छा देखें, जो कैदी सजाए मौत में हैं उनके लिए सिर्फ दो ही कंडीशंस है ना। एक कंडीशन ये है कि या तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हमें मरना है, हाँ ठीक है, यानी कि होपलेसनेस, ओके, और दूसरी कंडीशन है कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, होप, ओके, ठीक है। देयर आर ओनली टू एक्सट्रीम्स, एक होपलेसनेस है और एक होप है, और वो कॉन्स्टेंटली उसके दरमियान में जो है वो शिफ्ट करते रहते हैं, सिर्फ दो चीज़ों के इन दो चीज़ों के दरमियान में शिफ्ट करते रहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई तीसरी ऑप्शन ही नहीं है। या तो उनको लगता है कंप्लीट नाउमीदी के आगे कुछ भी नहीं है, हमारी जिंदगी खत्म, दरवाजे बंद हो चुके हैं, ठीक है। कि वो एक जो हम कहते हैं ना कि द क्लॉक इज टिकलिंग, ठीक है, कि वो सिर्फ अपना टाइम काउंट कर रहे होते हैं कि कब वो दिन आए और हमारी ज़िंदगी ख़त्म होगी, कब वो दिन आए कि हमारी फैमिली की और हमारी सफरिंग, जो इमोशनल सफरिंग है, वो ख़त्म होगी, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है हमारे पास होप, कि उनको हो कि कोई इस तरह की जो है वो चीज़ या कोई सबूत या कोई ऐसा ट्रेस मिले दैट कुड बी यूज्ड एज एन एविडेंस जो हमें यहाँ बचा सके, ठीक है। अब ये देखें, जो अगेन पहले मैंने आपको बात की थी कि दे आर कॉन्स्टेंटली लिविंग अंडर द ट्रॉमा, ठीक है। एक स्ट्रेसर की तलवार जो है वो कॉन्स्टेंटली उनके सर पे लटक रही है। तो एक बंदा जो आज उसको लगे कि शायद कोई ट्रेस मिला है और मुझे जो है वो यहाँ से बचाया जा सकता है, और अगले ही मोमेंट वो एक होपलेसनेस कंडीशन में आ जाए, कि कहते ना कि अक्सर आप किसी का कोई प्यारा या फिर कोई भी हमारा फैमिली मेम्बर जब इस दुनिया से चला जाता है तो हम कहते हैं कि मुझे सुकून आ गया या अगले बंदे को सुकून आ गया, ठीक है। तो इनकी ज़िंदगी में वो सुकून की कंडीशन नहीं है। हम कहते हैं कि अगले या किसी का कोई अगर लव्ड वन दुनिया से जाए भी तो हम कहते हैं कि अल्लाह इसको सुकून दे। हम 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल ग्रीव करने के बाद उस चीज़ से कोप कर जाते हैं, बिल्कुल, ठीक है, कर जाते हैं ना। लेकिन इनके लिए वो कोपिंग मैकेनिज्म नहीं है, इनके लिए वो कोपिंग की ऑप्शन ही नहीं है। दे कॉन्स्टेंटली शिफ्ट बिटवीन होपलेसनेस, आज के दिन इनको उम्मीद है, कल के दिन इनको उम्मीद नहीं है, फिर अगले दिन इनको उम्मीद होगी। सो दे कॉन्स्टेंटली शिफ्ट बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स ऑफ होपलेसनेस एंड होप, ठीक है। तो ये असर कितना डालती है उनकी हेल्थ के ऊपर एंड उनके जो मेंटल स्टेट है उसके ऊपर? अच्छा, अब यही मैं आपको इस एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक बंदा जिसको सब्र आ जाए और एक बंदा जिसको सब्र ना आए, ठीक है, और फिर तीसरा बंदा वो समझें जिसको आज सब्र आया और कल वो फिर बेचैन है, ठीक है। तो आप ये देखें कि साइकोलॉजिकली, ठीक है, ये इसको हम कहेंगे कि वो एक कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अब कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ क्या है? जिससे आप प्रोसेस ही नहीं कर पाते, ठीक है। एक तो ये है कि दे आर कॉन्स्टेंटली लिविंग अंडर द स्टेट ऑफ स्ट्रेसर, कॉन्स्टेंटली लिविंग अंडर द स्टेट ऑफ ट्रॉमा, दे आर लिविंग इन दैट ट्रॉमा इन देयर डेली लाइव्स, और फिर वो एक कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं क्योंकि आप उसको कभी प्रोसेस ही नहीं कर पाते। You never get an opportunity to get out of that trauma. You never get an opportunity to get out or to relieve that grief. ठीक है, तो वो constantly आपके सर पे एक तलवार है जो कि कहते हैं ना कि अंदर से आपको दीमक की तरह खाती जाती है। And that is one of the reasons that prisoners who are on the death row, they still try to take their life through suicide. Right. अच्छा, एक जनरल क्वेश्चन है आपसे। एक शख्स जो डेथ रो पे है लेकिन जुर्म करते वक्त उसका जो ज़हन है, माइंड है, मेंटली वो स्टेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन उसे जुर्म उस कंडीशन में हो गया जिस पे उसको डेथ पेनल्टी जो है वो सुनाई गई, दी गई। आपके नज़दीक, आपकी रिसर्च, स्टडी एंड बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आप क्या समझते हैं कि क्या उस शख्स को सजाए मौत देना दुरुस्त है या गलत? अच्छा, जब हम बात करते हैं किसी भी कैदी की, ठीक है, या कोई भी ऐसा बंदा जिसने क्राइम कमिट किया हो,
तो उसकी सिर्फ एक ही रीज़न है, ठीक है, और वो रीज़न ये है कि इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन और इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो उस इंसान के लिए दैट वाज द ओनली राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन। ओके। ठीक है, कि एक बंदा जिसने उस वक्त जिस वक्त जुर्म उसने किया, हाँ जी, उसके मुताबिक उस वक्त वो उसके पास इकलौती सही ऑप्शन थी। ठीक है, कि उसको लगा कि इस वक्त द राइट थिंग टू डू इज टू डू दिस क्राइम। ठीक है, अब इस राइट ऑप्शन को कंसिडर करने के पीछे दो, यानी कि इस सिनेरियो के पीछे दो थिंकिंग प्रोसेस हो सकते हैं। ठीक है, एक थिंकिंग प्रोसेस तो ये है कि दैट पर्सन इज नॉट मेंटली स्टेबल। ठीक है, ही माइट बी इन द स्टेट ऑफ सम डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, इस तरह की उसकी कोई स्टेट हो सकती है। ठीक है, जो कि अगर हम हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बात करें या मेडिसिन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो डेफिनेटली दैट इज़ नॉट द राइट ऑप्शन कि हम उसको जो है वो डेथ पेनल्टी प्रोवाइड कर दें। ठीक है, क्योंकि एक मेंटली, आपको भी पता होगा कि पाकिस्तान का जो क्रिमिनल सिस्टम है उसमें भी अगर ये प्रूव हो जाए कि दैट पर्सन वाज मेंटली अनस्टेबल एट द टाइम व्हेन ही कमिटेड द क्राइम, तो उसकी सज़ा कम कर दी जाती है। ठीक है, तो मेंटली तौर पे अगर तो वो अनस्टेबल है, डिल्यूजनल है, हेलुसिनेशंस है कोई उसको, और एंड ही इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन ही committed an act of defense in response to a perceived threat, तो डेफिनेटली उस कंडीशन में तो उसको सजाए मौत देना दुरुस्त नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया एक थिंकिंग प्रोसेस कि ही इज़ नॉट मेंटली स्टेबल। अब हम बात करते हैं दूसरे जो थिंकिंग प्रोसेस है। दूसरा थिंकिंग प्रोसेस ये है कि उस बच्चे की या उस इंसान की सोशलाइजेशन ठीक है। ठीक है, सोशलाइजेशन क्या है, तरबियत क्या है, नर्चरिंग। ठीक है, बच्चे की ग्रूमिंग, बच्चे की नर्चरिंग, वो क्या है कि हम उसको एक मुहज़्ज़िब इंसान बनाएं। ठीक है, इंसान की जो पर्सनालिटी है ना वो दो चीज़ों से मिलके बनी है, एक उसकी नेचर और एक उसकी नर्चर। ठीक है, अगर मैं मोबाइल की एग्जांपल दूं तो जो एक इन बिल्ट एंड्रॉयड सिस्टम के साथ आपने मोबाइल ख़रीदा है ना, दैट इज़ द नेचर। ठीक है, और जो आप उसके अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं चीज़ें, वो उसकी नर्चर है। ठीक है, तो इसी तरह जो जितने भी दुनिया में इंसान हैं वो एनिमल इंस्टिंक्ट पे पैदा किए गए। ठीक है, अब एनिमल इंस्टिंक्ट क्या है कि जहाँ से मुझे खुशी मिलेगी, जहाँ पे मुझे प्लेजर मिलेगा, जहाँ पे मुझे सुकून मिलेगा, मैं उस तरफ जाऊंगी, और जहाँ पे मुझे थ्रेट परसीव होगा मैं उससे दूर भागूंगी। ठीक है, अब ये देखें, बच्चा पैदा होता है तो वो किसी गर्म चीज़ पे गलती से उसका हाथ लग जाए तो वो फ़ौरन हाथ खींच लेते हैं। ये हमारी एनिमल इंस्टिंक्ट है। कोई जानवर भी होगा ना, उसका भी किसी गर्म चीज़ को हाथ लगेगा वो पीछे हो जाएगा। ठीक है, ये एनिमल इंस्टिंक्ट है जिसके ऊपर हम पैदा हुए हैं। ठीक है, अब बाकी चीज़ है नर्चरिंग, कि हमने इंसान को एक माशरे में रहन सहन के तरीके सिखाने हैं, उसको एक मुहज़्ज़िब इंसान बनाना है। अगर तो कोई बच्चा क्राइम कमिट कर रहा है या कोई एडल्ट भी क्राइम कमिट कर रहा है तो अगेन इट कैन बी ट्रेस्ड टू दी पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस थे, कुछ ट्रॉमास थे। और इसका मतलब ये है कि एज अ सोसाइटी वी हैव फेल्ड टू सोशलाइज अ चाइल्ड इन अ प्रॉपर वे, इन एन अप्रोप्रिएट वे। कहीं ना कहीं पे हमसे उसकी सोशलाइजेशन में गलती या कमी रह गई। अब सोशलाइजेशन सिर्फ माँ बाप का जो है वो फर्ज नहीं है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। एक बच्चा पैदा हुआ है, इनिशियली माँ बाप उसको ग्रूम करेंगे, फिर उसकी एजुकेशन, उसके उस्ताद, उसके दोस्त अहबाब, उसका पीयर ग्रुप, फिर उसके बाद वो जॉब करना स्टार्ट करता है। आया उसको जॉब मिली कि ना मिली। ठीक है, क्योंकि देखिए अगेन पॉवर्टी एंड योर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, दीज आर वन ऑफ द मेजर इंडिकेटर्स कि आपकी आगे लाइफ चॉइसेस क्या होती हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी ग्रूमिंग है जिसमें आपके माँ बाप हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, आपकी स्कूलिंग है, दीज incidences या these experiences have a impact on your life decisions, on how you react or what you become later in your life to a great extent and beyond imagination. ठीक है, हम इसका शायद मैं आपको उस तरह से
बता ही ना सकूं कि ये किस हद तक हमारी लाइफ चॉइसेस को और हमारे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, एक बच्चा जिसने शायद स्कूल में बुलिंग एक्सपीरियंसेस की हो, ठीक है, हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि उसका क्या बिहेवियर होगा? ऑब्वियसली वो वही करेगा। अगेन डेफिनेटली ये भी फिर कुछ लोग इस पे डिबेट करते हैं कि हर इंसान को ज़िंदगी में मुश्किलात फेस करने को मिलती हैं, तो ये आपने जो है वो डिसाइड करना है कि आप क्या बनते हैं। लाइक द पीपल हु लाइक सम ऑफ द मोटिवेशनल स्पीकर्स वुड आर्ग्यू कि भाई जी, एक आप आलू को पानी में रख रहे हैं और एक अंडे को पानी में रख रहे हैं, तो आलू नरम हो जाता है, अंडा जो है वो हार्ड हो जाता है। तो दिस इज़ योर चॉइस कि आप क्या बनना चाहते हो। ठीक है, ठीक, दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट डिबेट, बट द थिंग इज़ कि हम उसमें फीड क्या कर रहे हैं, आप उसमें फीड क्या कर रहे हो और फिर उसकी क्या प्रोबेबिलिटी निकलेगी कि आप क्या उसमें से निकालोगे। वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालोगे जितना उतना मीठा होगा। तो आप नमक डाल के कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमारे पास बच्चे मीठे निकलें या क्या हो। बिल्कुल ऐसे ही। ये आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल्स के साथ हमें ये समझाने की कोशिश की है। अच्छा, हम ये ऑब्वियसली सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपसे, तो इसमें हम ये समझना चाहते हैं कि जो मौत की तैयारी है उसके मराहल क्या हैं, ठीक है, और एक कैदियों की खास तौर पे वो जो डेथ रो के ऊपर है, ऑब्वियसली वो डिफरेंस होगा एक आम इंसान की मौत की तैयारी में और एक जो डेथ रो का कैदी है उसकी तैयारी में। आप हमें ज़रा थोड़ा सा समझाएं कि ये कितना आसान है या कितना मुश्किल है और इसके क्या असरात हैं, मराहल क्या है मौत के। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना स्टेजेस ऑफ डेथ, मौत के मराहल या स्टेजेस ऑफ ग्रीफ की, तो थ्योरेटिकली हम कहते हैं या प्रैक्टिकली भी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से ये चीज़ सामने आई, क्योंकि देखिए ना थेरीज भी हमारी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से ही जो है वो सामने आती हैं। तो ये चीज़ हम कहते हैं कि मौत की या स्टेजेस ऑफ डेथ जो हैं वो टोटल 5 है। ठीक है, पहली स्टेज ये है कि डिनायल, हम मानते नहीं है कि मौत हमारा नसीब है, ठीक है, या अभी हम दुनिया से जाने वाले हैं। ठीक है, वो हम डिनायल की स्टेज में होते हैं। दूसरी फिर उसके बाद स्टेज आती है एंगर की, ठीक है, कि हम गुस्सा निकालते हैं और हम कहते हैं कि हम अभी नहीं जाना चाहते और व्हाटसोएवर, या हमारी बिहेवियरल इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। फिर तीसरी स्टेज आती है उसमें बारगेनिंग की। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल कि एक कोई इंसान है जो कि 60, 50, 70 जो भी उसकी एज है वो है और उसको कोई बीमारी लाहक हो गई है। ठीक है, तो जब वो इनिशियली डॉक्टर के पास जाएगा तो वो पहले तो इनिशियली वो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैं बीमार हूँ इतना शदीद। ठीक है, वो कहेगा कि नहीं बस थोड़ा सा इशू है या कुछ है, और जब उसको पता चलेगा कि इतना स्वेयर इशू है तो भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, वो डिनायल की स्टेज है। उसके बाद है एंगर की स्टेज कि उसने एक्सेप्ट तो कर लिया कि समहाउ उसने एक्सेप्ट कर लिया कि उसको ये बीमारी है और उसका वो वक्त करीब आ रहा है, लेकिन वो एंगर की स्टेज पे है कि वाई मी, मेरे साथ क्यों हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरी स्टेज आती है बारगेनिंग की, जिसमें हम अपनी डिवाइन पावर के साथ बारगेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी कि बारगेनिंग यूजुअली 2 चीज़ों से होती है, या तो प्रेयर्स कि हम अपनी डिवाइन पावर के साथ कर रहे हैं, या फिर अपील्स, जो अगर हम डेथ रो एक्सपीरियंसेस की बात करें, बारगेनिंग कि मुझे कि या अल्लाह इतना टाइम दे दे कि मैं अपने बच्चों की शादियां कर दूं, इतना टाइम दे दे कि बच्चों के बच्चे देख लूं, पोता देख लूं, पोती देख लूं। ठीक है, दिस इज बारगेनिंग। उसके बाद फिर अगली स्टेज आती है डिप्रेशन। ठीक है, जिसमें एक बूढ़ा इंसान को कहेगा कि मेरे बच्चे मेरे पास आ जाएं, ठीक है, मेरे पास ही रहें क्योंकि मुझे डिप्रेशन हो रहा है या इस तरह के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। एंड द लास्ट स्टेज इज एक्सेप्टेंस, जिसमें आप फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हो। ठीक है, इन 5 स्टेजेस को भी जो मैंने आपको बताया कि आर्स मोरियन डाई, द आर्ट ऑफ डाइंग, उसके साथ हम रिलेट करते हैं कि इन 5 स्टेजेस पे फिर जब हम एक्सेप्टेंस पे आते हैं, दैट इज़ व्हेन वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ फॉर डेथ एंड फॉर सब्स्टिट्यूटिंग और सबमिटिंग आवर बॉडी टू द डिवाइन पावर। ठीक है, ये फाइनल स्टेज पे आती है। लेकिन जब हम डेथ रो पे जो कैदी हैं या डेथ पेनल्टी पे हैं, उनकी एक्सपीरियंसेस की बात करें तो उनके लिए ये 5 स्टेजेस इस तरह से लीनियर नहीं है जिस तरह से एक आम इंसान के लिए है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो भी पीछे मैंने बात की कि उनकी सिर्फ 2 एक्सट्रीम्स हैं, ईदर होपलेसनेस या फिर होप। उनके पास दरमियानी कोई कंडीशन नहीं है। और अक्सर औकात आपको ये देखने को मिलेगा कि जब उनको फांसी दी जा रही होती है उस वक्त तक वो एक्सेप्ट नहीं करते
डिनाइल वो मोड में रहते उस वक्त तक बार्गेनिंग या डिनाइल में होते हैं, हैं। ठीक है, कि हमारी अपील सुनी जाए, मैं सही। बेगुनाह हूँ, ठीक है, या वो डिनाइल में होंगे या वो बार्गेनिंग में होंगे, सही। वो उस वक्त तक एक्सेप्टेंस की स्टेज में नहीं जाते। तो उनके लिए ये चीज़ें इतनी नॉर्मल नहीं है कि आज सुबह वो उठें तो हो सकता है कि वो कंप्लीट होपलेसनेस में हो और वो एक्सेप्ट कर चुके हों। हो सकता है कि अगले दिन वो उठें तो वो कंप्लीट डिनाइल की स्टेज में हो, ठीक है, कि उनको लगे कि नहीं वो सबूत मिलेगा या ट्रेस मिलेगा तो मैं निकल सकता हूँ। हो सकता है अगले दिन कोई फैमिली मेम्बर, कोई लव्ड वन या कोई भी उनका पीयर पर्सन आके उनको बताए जी कि कोई हमें चीज़ मिल गई है, तो वो बार्गेनिंग की स्टेज में आते हैं, ठीक है, अगले दिन फिर वो डिनाइल की स्टेज में चले जाएं। तो उनके लिए ये स्टेजेस कभी भी लीनियर नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि साइकोलॉजिकली अगेन वो एक सर पे लटकी हुई तलवार उनके जिस्म के अंदर दीमक के तौर पे काम करती रहती है। मैं आपकी बातें सुन के तो एकदम से ऐसे लगता है कि जैसे हम किसी ऐसी दुनिया में चले गए हैं कि जिसका हमें शायद आज से पहले पता नहीं था, इल्म नहीं था कि ये कैसे। बहरहाल लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ये तो अभी तक हमने बातें की डेथ रो के कैदी जी के मुतालिक। जी जी जी। अब हमें ये समझाइए, उनकी हमने नफ्सियात भी पढ़ ली, हमें पता भी चल गया किन किन स्टेज से वो गुजरते हैं। जो डेथ रो का कैदी है उसकी फैमिली वो किस नफ्सियाती ट्रॉमा से गुजरती है, नंबर 1। नंबर 2 इसके साथ ही ऐड कर लीजिएगा कि जब वो फैमिली अपने उस कैदी, डेथ रो के कैदी से मिलने जाती है तो क्या उनसे मिलने से पहले कोई ऐसा सिस्टम मौजूद होना चाहिए जो फैमिली को नफ्सियाती तौर पे तैयार कर सके? ठीक है। अच्छा, अगर हम फैमिली के एक्सपीरियंसेस की बात करें तो देखें, फैमिली आपकी इमीडिएट फैमिली में कौन कौन आता है जी? आपके एक अगर आदमी है तो उसकी बीवी, बच्चे, माँ बाप। अगर औरत है तो उसके जो है वो शोहर, बच्चे और माँ बाप आते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल स्पेसिफिकली हम चलें बच्चे की एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं या चिल्ड्रन हैं, दे आर द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप, ठीक है। उनकी अगर हम बात करें तो एक बच्चा, उसका बाप जिंदा तो है लेकिन मौजूद नहीं है, ठीक है, यानी कि उसको पता है कि हिज फादर इज अलाइव बट हिज फादर इज नॉट अवेलेबल, हिज फादर इज नॉट प्रेजेंट, हिज फादर कुड नॉट सी him when in the life, his father cannot help him when he needs him the most. तो ऐसे बच्चे के ऊपर क्या गुजरेगी, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम एक बीवी की एग्जांपल लें तो एक बीवी को पता तो है कि उसका शौहर जिंदा है लेकिन वो उसके पास, ठीक है, लाइक ही इज इन अ मैरिटल बॉन्ड बट उसका वो सोशल लाइफ, उसकी मैरिटल लाइफ सब कुछ इफेक्ट हो रही है, उसकी इमोशनल हेल्थ भी इफेक्ट हो रही है, ठीक है। फिर अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तानी माशरे की बात करें तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ों के साथ इंक्लूडिंग द पीपल हु आर इन प्रिजन एक सोशल स्टिग्मा अटैच है, ठीक है, कि हम उनके साथ एक सोशल स्टिग्मा अटैच कर देते हैं इर्रिस्पेक्टिव कि वो किस सज़ा में या किस जुर्म में अंदर गए, हमने उनके साथ एक सोशल स्टिग्मा अटैच कर दिया। अब उस सोशल स्टिग्मा की वजह से क्या है कि बच्चा स्कूल में बुली भी फेस करेगा, बच्चा स्कूल में टीचर से डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करेगा, क्योंकि हमने ये हर लेवल पे स्टिग्मा अटैच किया हुआ है। बच्चे को गली में बाहर बच्चे खेलने के लिए नहीं बुलाएंगे। एक तो ये शायद आपने भी सुना हो, अक्सर हम ये टीवी पे, ड्रामों में, फिल्मों में और रियल लाइफ में भी सुनते हैं कि चोर का बेटा चोर होता है, ठीक है। ये जो एक माइंड सेट है ना, ये क्या होता है कि अगेन मैं एक आपको थेरी का इसमें हवाला दूंगी कि हम कहते हैं लेबलिंग थेरी, ठीक है, कि हम बच्चे को जो लेबल करते हैं ना, इवेंचुअली द चाइल्ड बिकम्स दैट, ठीक है, कि हमने लेबल कर दिया जी कि चोर का बेटा चोर ही बनेगा, ठीक है, एक कातिल का बेटा, मर्डर का बेटा जो है खुदा ना खास्ता कातिल ही बनेगा। अब यह है कि उस लेबलिंग की वजह से, उस सोशल स्टिग्मा की वजह से वो स्कूल में बुलिंग भी फेस करेगा, गली में बच्चे उसको खेलने के लिए भी नहीं बुलाएंगे, स्कूल में भी वो टीचर से डिस्क्रिमिनेशन फेस करेगा, हर जगह वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करेगा और सोशल स्टिग्मा करेगा। लाइकवाइज वो बीवी जो है या उसके माँ बाप हैं, लोग उससे सोशल बाइकआउट करेंगे, उसको नहीं बुलाएंगे।
अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को कहेंगे कि इनके बेटे ने तो या इसके शौहर ने तो ये किया है कि आपने इसके साथ नहीं बैठना, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने बजाय इसके, जो आपका दूसरा सवाल था कि कोई उनके लिए साइकोलॉजिकल हेल्प मौजूद है, हमने उनको साइकोलॉजिकल हेल्प देने के बजाय उनको साइकोलॉजिकली और स्ट्रेसर या और ट्रॉमा प्रोवाइड कर दिया। क्योंकि देखिए बच्चे की ग्रूमिंग किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे मैंने बात की कि जो उसकी नर्चरिंग है या जो उसकी सोशलाइजेशन है वो सिर्फ घर तक महदूद नहीं है, ठीक है। अब तो उसमें सोशल मीडिया का बड़ा अहम किरदार आ गया है, ठीक है। यानी कि सोशल मीडिया या जो ये हमारा है इंस्टाग्राम, फेसबुक, दीज आर द इमर्जिंग एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, उससे भी बच्चा चीज़ें सीखता है। अब हमने क्या किया कि हमने उसकी सोशलाइजेशन की इन्वायरमेंट को, उसकी सोशलाइजेशन की अपॉर्चुनिटीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब एक बच्चा जो बुलिंग फेस करके आ रहा है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करके आ रहा है, तो वो चोर का बेटा चोर नहीं बना। उसने अपने बाप के या अपने फैमिली मेम्बर के बिहेवियर को एक्सेप्ट करके या उसको जो है वो प्रेज करके अडॉप्ट नहीं किया। उसने जो माशरे का रवैया था उसने उनको मजबूर उसका किया, रिस्पॉन्स दिया। तो चोर का बेटा चोर अपने बेटे को चोर नहीं बनाएगा, ठीक है। कोई माँ बाप नहीं चाहता, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हमारे जो बच्चे हैं वो उनकी तरबियत अच्छी हो, हमसे ऊपर निकले। लाइक मैं टीचिंग के प्रोफेशन में हूँ, तो मैं हमेशा एक बात करती हूँ, क्योंकि व्हेन आई सी माय स्टूडेंट्स विन इन लाइफ, क्योंकि बहुत से बच्चे आते हैं जब लाइफ में किसी जगह पे जाते हैं, मिलने आते हैं, तो मैं उनको ये बात करती हूँ कि टीचिंग के प्रोफेशन में आके मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अल्लाह ताला ने ये दिल सिर्फ एक उस्ताद को और एक माँ बाप को दी है, ठीक है, कि वो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को अपने से आगे जाता जब देखते हैं तो उनको खुशी महसूस होती है, ठीक है। तो ये दिल सिर्फ माँ बाप का है या उस्ताद का है कि वो अपने बच्चों को अपने से आगे जाता देखते हैं और उनको आगे देखना चाहते हैं कि वो जिंदगी में किसी मुकाम पे पहुंचे। तो कोई भी बाप नहीं चाहेगा कि उसका बेटा क्रिमिनल बने, ठीक है। ये जो माशरे का रिस्पॉन्स है ना, और ये जो एक हमारे माशरे में जो सोशल मीडिया ने एक चीज़ डाल दी है, दबंग बनने का शौक, ये उसका रिस्पॉन्स है। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि जनरली अगर हम बात करें पाकिस्तान में, तो आप मेरी बात को सेकंड करेंगे कि we have a lack of acceptance related to taking care of our mental health and psychological well-being, ठीक है। कि हमारा जो एक ये जनरल परसेप्शन है ना, कि हमारे बड़ों को ये लगता है कि ये शायद स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये हमने कोई नए लफ्ज़ सीख लिए और ये पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। और दूसरी चीज़ अगेंस्ट स्टिग्मेटाइजेशन, कि अगर मैं या कोई भी बंदा साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट या किसी भी डॉक्टर के पास या किसी मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन में चला जाए फॉर सीकिंग हेल्प, तो हम उसको स्टिग्मेटाइज कर देते हैं कि ये पागल है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें फ्रॉम स्क्रैच इस बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि स्पेसिफिकली आपने मुझसे क्वेश्चन किया जी कि उन फैमिली के लिए कोई साइकोलॉजिकल हेल्प, तो अगेन अगर हम साइकोलॉजिकल हेल्प को एक फिनोमिना के साथ अटैच कर देंगे ना, कि जिसको हेलुसिनेशंस होती हैं सिर्फ वो साइकोलॉजिकल हेल्प करे, या सिर्फ जो जिनकी कोई फैमिली मेम्बर प्रिजन में है वो साइकोलॉजिकल हेल्प करे, तो अगेन हम उसको स्टिग्मेटाइज कर देंगे कि लोग कहेंगे कि वाई ये क्यों जा रहा है साइकोलॉजिकल हेल्प लेने के लिए। सो देयर इज़ अ नीड कि हम फ्रॉम स्क्रैच एट एवरी लेवल, हर लेवल पे साइकोलॉजिकल हेल्थ को और मेंटल स्क्रीनिंग को इनकॉर्पोरेट करें, ठीक है। अब क्योंकि देखिए हर ऑक्यूपेशन के, हर चीज़ के अपने अपने डिफरेंट साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। जो एक मीडिया पर्सनल है वो अगर एक वॉर रिपोर्टिंग कर रहा है, डिज़ास्टर रिपोर्टिंग, फ्लड रिपोर्टिंग कर रहा है, ठीक है, क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा है, वो भी एक ट्रॉमा लेके जा रहा है ना, उसको भी प्रोसेस करने की ज़रूरत है। उसका अपनी तरह का एक ट्रॉमा होगा, ठीक है। एक जो लोग, जो ये जेल का सारा स्टाफ है, प्रिजन स्टाफ है, उनके अपने मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस होंगे, ट्रॉमा होंगे, उनको प्रोसेस करने की ज़रूरत है ताकि एक इमोशनल लमनेस की स्टेज ना आ जाए। फिर रेस्क्यू 112 का जो स्टाफ है, आप मुझे बताएं कि वो जब कोई डिज़ास्टर होता है या कोई ऐसी सिचुएशन आती है, न्यू सिचुएशन,
अब जैसे ये पीछे लिबर्टी के पास जो है वो बिल्डिंग में आग लगी गालबन परसों, मेरे ख्याल से परसों रात को, उसमें से उन्होंने लोगों को निकालना है, वो क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे, क्या क्या सिचुएशन सिनेरियोज वहाँ पे देखेंगे, उनका अपना ट्रॉमा है, डॉक्टर्स का अपना ट्रॉमा है, हर बंदे का, हर ऑक्यूपेशन का अपना मुख्तलिफ ट्रॉमा है। और जब हम उसको प्रोसेस नहीं करते ना, क्योंकि हमने एक्सेप्टेंस ही नहीं क्रिएट की, तो फिर हम क्या कर देखते हैं कि आपको सोशल मीडिया पे वायलेंट बिहेवियर देखने को मिलेगा, क्योंकि लोगों ने वो चीज़ निकालनी है, कहाँ निकालें, ठीक है। आपको सोशल मीडिया पे वो वायलेंट बिहेवियर देखने को मिलेगा, आपको सड़कों पे वो वायलेंट बिहेवियर देखने को मिलेगा, आपको क्राइम की सूरत में वो वायलेंट बिहेवियर देखने को मिलेगा। सो देयर इज़ अ नीड कि हम फ्रॉम वेरी स्क्रैच, फ्रॉम स्कूल्स, बच्चों के अंदर एक्सेप्टेंस इसको पैदा करें, ठीक है, ताकि हमारी आगे आने वाली नस्लें इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करें और इस चीज़ को यूटिलाइज भी करें, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। अब बात आती है कि वो लोग जो कि इस जनरेशन से या एडल्टहुड में या यूथ में आ गए हैं, उनके लिए क्या किया जाए। कम्युनिटी सेंटर्स क्रिएट किए जाएं, ठीक है, सोशल मीडिया कंपेन्स की जाएं, बताई जाएं कि आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ भी उसी तरह से आपके जिस्म का हिस्सा है जैसे आपकी फिजिकल हेल्थ है, ठीक है। आपके जैसे फिजिकल हेल्थ को, किसी ऑर्गन को, किसी बॉडी पार्ट को कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपने उसका ख्याल करना है, उसी तरह आपने अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल करना है, ठीक है। तो कम्युनिटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे, तालीमी इदारों के लेवल पे, तमाम लेवल्स के ऊपर इसको इनकॉर्पोरेट किया जाए। रिलीजियस स्कॉलर्स, यानी कि जिसको हम कहते हैं मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशंस, उनको किया जाए। रिलीजियस स्कॉलर्स को इंगेज किया जाए और बताया जाए कि हमारा मज़हब भी जो है वो जहाँ पे प्रिवेंशन की बात करता है, वो ट्रीटमेंट की भी बात करता है, जहाँ पे अल्लाह के साथ दिल लगाना या मज़हब की तरफ रुझान करना, क्योंकि ये भी एक बड़ी डिबेट है ना कि दीन से दूरी जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। तो ऑल्दो जो जितना रोल हमारा अल्लाह के साथ रुझान होने का या दीन से रुझान होने की जितनी इम्पोर्टेंस है, उतनी ही इम्पोर्टेंस हमारा ही दीन, हमारा ही मज़हब इलाज को भी देता है, ठीक है। तो इलाज करवाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि कोई और कोपिंग मैकेनिज्म इंक्लूडिंग द रिलीजियस वंस हो सकती है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि मेंटल स्क्रीनिंग करवाई जाए, ठीक है, डिफरेंट इदारों में, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में, ताकि हमें पता चल सके कि एक थ्रेशोल्ड हमारी आवाम कहाँ पे स्टैंड कर रही है साइकोलॉजिकली, उनका थ्रेशोल्ड कहाँ है और किस इंटेंसिटी की हमें मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और साइकोलॉजिकल जो इन्फो या ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड प्रैक्टिसेस हैं वो इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका मिस रोहमा साहिबा, आपने बड़ी डिटेल में आज का जो हमारा मौजू था उस पर गुफ्तगू की। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप हमें बता सकते हैं, हम मिस रोहमा से उसका जवाब लेकर आपकी खिदमत में हाजिर कर देंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली एपिसोड में एक नए मौजू और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।